Welcome in DDE Teleclasses, a digital initiative by Worthy Directorate of School Education Jammu. Myself, Parampreet Singh, teacher, District Punch, in front of you through this virtual mode. And today I am going to discuss with you chapter pertaining to biology of class 9th, that is cell, the fundamental unit of life, part 3rd. As far as learning objective of this module is concerned, dear students, आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर स्टडिंग दिस मॉड्यूल यू आर एबल टू नो the various organelles present inside the cells, their speciality, their diagnostic features. There are list of some organelles which we are going to study today, that is endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi complex, lysosome and ribosomes. हम इनको टेकअप करेंगे एज पर यूर सिलेबस, दैट इज देयर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स एज वेल एज देयर फंक्शनल एस्पेक्ट्स. सो कीप फोकस डियर स्टूडेंट्स. दिस इज द टिपिकल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एनिमल सेल. इसमें आप देख पा रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड द वेरियस सेल ऑर्गेनल्स विद इन द साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था, हमने न्यूक्लियस को टेकअप किया था और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं प्लास्टिड्स को भी हमने टेकअप किया था. आज हम टेकअप करने वाले हैं द वेरियस ऑर्गेनेलीज सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आप देख पा रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे और इससे एसोसिएटेड जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज हैं हम उनको जो है वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट ऑर्गेनल्स, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डियर स्टूडेंट, एज द नेम इंडिकेट, एंडोप्लाज्म दैट इज ए नेटवर्क इनसाइड द साइटोप्लाज्म. अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे डायग्रामेटिकली तो सेल के अंदर आपको एक नेटवर्क सा दिखेगा. दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and it was first of all discovered by Potter in 1945. The endoplasmic reticulum basically क्या है? It is a network of membrane tubes like structure आपको दिखेगा जो एक नेटवर्क सा साइटोप्लाज्म में, और and it attach to the nuclear envelope. ये एक साइड से क्या होगा, अटैच होगा टू द न्यूक्लियर एनवेलप, और दूसरे एंड से जो इसकी कंटिन्यूटी रहेगी टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब बेसिकली क्या है इसमें, क्यों ये अटैचमेंट होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? बिकॉज देयर इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. न्यूक्लियस से जो है एसेंशियल मॉलिक्यूल्स जो हैं टुवर्ड द साइटोप्लाज्म आते हैं. सो इट एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट. ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जस्ट लाइक ए मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा. तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, और ट्रांसपोर्टेशन होती है न्यूक्लियस से जो है मैसेज की फॉर्म में, एमआरएनए की फॉर्म में जो है मैसेज टुवर्ड द साइटोप्लाज्म आता है, और डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक नेटवर्क है, ट्यूब्स लाइक नेटवर्क. अगर एज फॉर एज हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. इसमें आपको सिस्टर्ने मिलेंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो अनब्रांच होंगे, और उसके बाद एक नेटवर्क स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा जिनको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं. और ट्यूब्यूल्स जो हैं, ट्यूब्यूल से जो बड जो है पिंच्ड ऑफ होते हैं वो बनाते हैं वेसिकल्स जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. जो भी सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो जो है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस वेसिकल राउंडेड स्ट्रक्चर. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 3 तरह के ये स्ट्रक्चर से मिलके बना है. ट्यूब्स लाइक सिस्टर्ने जो हैं, सिस्टर्ने होंगे स्टैक्स, फ्लैटन स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स. उसके बाद ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स और राउंडेड वेसिकल्स. देन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर, अगर आप इसको जो है ऑब्जर्व करेंगे क्रिटिकली,
तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर आपको ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगा. And why it is called as rough and smooth? Because of attachment of the ribosomes. कुछ जो है tubules like structures के ऊपर आप देख रहे हैं कि there is attachment of the ribosomes. Ribosomes attach हैं. It leads to its appearance a rough texture सा बन जाता है. That is why it is called as rough endoplasmic reticulum. यहाँ short form में लिखा है RER. Whereas on the other hands, the endoplasmic reticulum network tubules that lacks the ribosomes, उनके सरफेस पे ribosomes अटैच नहीं होते हैं. That is why it is called as smooth endoplasmic reticulum. तो होप ये क्लियर हुआ होगा कि on the basis of its texture they are classified into two main types, that is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. As far as the function of this rough endoplasmic reticulum is concerned, dear student, rough endoplasmic reticulum contain the ribosomes, which are the protein factories. So rough endoplasm play a very crucial role in protein synthesis of the cells. Various proteins are synthesized inside the rough endoplasmic reticulum. Whereas on the other hand, the smooth endoplasmic reticulum, which is mainly composed of tubules, and it is involved in the lipid synthesis and glycogen synthesis and storage का काम करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है एंडोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मसल्स में पाई जाती है उसको सार्कोप्लाज्म भी बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. Whereas रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो हैं ज़्यादा जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, वहाँ जो है अबंडेंटली पाए जाते हैं, जैसे लीवर सेल्स हो गए. Whereas on the other side सब रफ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज़्यादा जो है एडिपोज टिश्यू, इंटेस्टाइनल टिश्यू, इन सारे सेल्स में जो है आपको ज़्यादा मिलेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Then comes the Golgi apparatus. Golgi apparatus भी बोलते हैं, Golgi bodies भी बोलते हैं इनको. It was first of all discovered by Camillo Golgi. उनके हॉनर में इसको नाम दिया गया इस ऑर्गेनेलिस को Golgi apparatus. Whereas अगर आप इसको ध्यान से क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो है इनके जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलते हैं. ये एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम बनाती हैं ये ऑर्गेनेलिस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, गोल्जी हो गई, लाइसोसोम, राइबोसोम्स. तो ये एक तरह का जो है एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम है दैट इज विद इन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स. तो अगर गोल्जी अपरेटस की हम बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली. बेसिकली दिस ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, whereas endoplasmic reticulum is also present in यूकैरियोटिक सेल्स. ये सारी मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेलीज आपको यूकैरियोटिक सेल के केस में मिलेंगी और उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस रहती हैं. जैसे आप देख रहे हैं कि गोल्जी अपरेटस जो है एब्सेंट होता है इन मेजर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में ये एब्सेंट होता है. वेयर एज इन प्लांट सेल्स के केस में, सील ट्यूब सेल्स में और इन सम फंजाइज में ये जो ऑर्गेनेलीज है एब्सेंट रहती है. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें गोल्जी अपरेटस की, तो why it is called as Golgi apparatus? Because it consists of 3 different structures. अगर आप देख पा रहे हैं तो फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं जिनको सिस्टर्ने कहते हैं. और सिस्टर्ने के नीचे आप देख पा रहे हैं कि देयर आर ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको ट्यूब्यूल्स बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स. और स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको वेसिकल्स कहा जाता है. और इसके दो फेस जो हैं आपको ऑब्जर्व हो रहे होंगे, दैट इज सिस फेस एंड ट्रांस फेस. सिस फेस क्या है? द फेस जो गोल्जी अपरेटस का फेस टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, उसको हम सिस फेस बोलते हैं. वेयर एज द फेस टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको ट्रांस फेस बोला जाता है. अब बेसिकली एज फॉर एज फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनेल इज कंसर्न्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है. इट प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस.
अब न्यूक्लियस से मैसेज आया टूवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां प्रोटीन बना। अब वो प्रोटीन जो है जब वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है टूवर्ड द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में क्या होता है डियर स्टूडेंट, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मॉडिफिकेशन। वो उस प्रोटीन को मॉडिफाई करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स। उसकी मॉडिफिकेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। जब उसकी मॉडिफिकेशन होगी तो वो प्रोटीन जो है फिर किस वेसिकल्स की फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होगा टू द टारगेट एरिया ऑफ द सेल। सो my dear student, Golgi apparatus play a very important role in storage, modification and transport of the proteins and various hormones, enzymes inside the cell. So it is very important organelle, Golgi apparatus. Next, ribosomes. Ribosomes, these are the teeny structure जो अभी हमने देखा कि they are either attached with the endoplasmic reticulum or freely present inside the cytoplasm. As far as discovery of this organelle is concerned, it was first of all discovered by Palade in 1955 in animal cells. अगर हम बात करें as far as structure of ribosomes is concerned, dear students, it consists of two subunits. One is larger subunit and other is smaller subunit, as you see in the diagram. Whereas ribosomes are generally classified into two main types, that is 70S types and 80S types. If you recall our previous lecture, 70S type of ribosomes is present in prokaryotic cells, the cell that lack the nucleus, typical nucleus, whereas the 80S ribosomes are present inside the eukaryotic cells. S stand for Swedberg unit. These are the sedimentation coefficient. अगर 70S की बात करें तो it made up of two subunits. Larger unit is of 50S and smaller is 30S. Whereas in eukaryotes, the 80S type, the smaller larger unit is 60S and the smaller unit is 40S. So this is the typical structure of the ribosomes. Whereas as far as function of this ribosome is concerned, it is generally called as the protein factory because it play a very vital role in protein synthesis. जो भी मैसेज जो है mRNA की फॉर्म में न्यूक्लियस से जो है ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको इनकोड करते हैं राइबोसोम्स। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पोलीराइबोसोम, पॉलीपेप्टाइड बनते हैं और स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो बनाने में राइबोसोम प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनसाइड द सेल। दैट इज व्हाई दे आर रिगार्डेड एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो होप आपको ये राइबोसोम्स के बारे में भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स, वेरी इंटरेस्टिंग organelles present inside the cell, lysosome. First of all discovered by Christian D. Duve in 1949. Basically lysosomes are originated, जब मैंने आपको बताया जब बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो वेसिकल्स पिंच्ड ऑफ होता है फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटस, इट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम बेसिकली क्या है, दीज आर राउंडेड सैक फिल्ड, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली की तरह आपको स्ट्रक्चर जो है नजर आएगा इनसाइड द सेल दैट कंटेन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। माय डियर स्टूडेंट, जस्ट पोंडर अवर दिस टर्म, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनमें वो इतने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं दैट लीड्स टू द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी फॉरेन इन्फेक्शन अगर अंदर चली जाती है तो वो उसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है इनगल्फ कर लेते हैं और उसकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। ओके, कोई भी अगर ऑर्गेनेली सेल में टीयर ऑफ हो जाती है या सेल की जो है डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसको भी ये इंट्रासेलुलर डाइजेस्ट कर देते हैं। And they are commonly called as the suicidal bags. Why they are called as suicidal bags? जैसे मैंने कहा कि they contain strong hydrolytic enzymes. If they burst inside the cell, this leads to the death of the cell, my dear students, and that is why they are regarded as the suicidal bags.
क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम है हैविंग एसिडिक पीएच, तो वो किल कर देते हैं सेल को। तो दैट इज वाई इनको क्या नाम दिया गया है, सुसाइडल बैग्स का। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस पे जो है वर्क करेंगे। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया is a plural term. Its singular term is mitochondrion. Greek माइटो means thread and chondrion means granule. Thread like granules आपको जो है structure observe होगा inside the cell. This is the diagrammatical representation of a typical mitochondrion. This is the double membrane structure. ये ऑर्गेनली आपको डबल मेम्ब्रेन लगेगी, ऑब्जर्व करोगे जब आप इसको, तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी इसकी, स्मूथ, एंड इस इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड हो जाएगी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। दिस इज द स्ट्रक्चर। नॉर्मली जो है आपको ये माइटोकॉन्ड्रियन जो है सुसेज शेप मिलेगा, और दो इनर जो इसकी मेम्ब्रेन है इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टे। जो मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होगी इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टे। अगर हम स्ट्रक्चर को डिटेल में लें तो जो इनर जो इसकी वॉल है जो फोल्डेड हुई है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे, दैट कंटेन द वाइटल एंजाइम्स जो इस ऑर्गेनेली को एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली बनाते हैं, दैट इज दे कंटेन द ATPase. This organelle contain the ATPase enzymes that leads to the synthesis of ATP. जो ATP बनाने में जो है हेल्प करती है, although it also contain its own DNA. One of the special feature of mitochondria, my dear student, कि इस ऑर्गेनेली के पास जो है अपना DNA होता है, mitochondrial DNA and ribosome. That is why it is called as semi-autonomous body. इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। ये डिवाइड करती है ऑफ इट्स ओन बिकॉज इट हैज इट्स ओन DNA। और आप रिकॉल करेंगे कि वो कौन सी एक और ऑर्गेनेली है जिसके पास जो है अपना खुद का जो है DNA होता है। तो होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। एंड द इनर जो इसकी क्रिस्टे की जो है मेम्ब्रेन है उसमें जो है मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स कंटेन द एसेंशियल एंजाइम्स, जैसे मैंने कहा कि ATPase होते हैं जो है रिस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। तभी जो है इस ऑर्गेनेलिस को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माय डियर स्टूडेंट, दिस ऑर्गेनेली इज रिगार्डेड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्या होता है, अगर डे टू डे लाइफ में हम रिलेट करें कि जहां से पावर सप्लाई आती है हमारे घर में, सो दिस ऑर्गेनेली एक्ट एज एनर्जी जनरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या है, जब जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, द कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स विच आर ऑक्सीडाइज्ड, विच आर ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, और जो फाइनल पाथवे उसका होता है वो जो कहाँ कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रियन में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट जनरेट ATP. ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। उसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। और वो कहाँ जनरेट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन में। तभी डियर स्टूडेंट इस ऑर्गेनेलिस को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो होप आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट, अब हमने मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो हैं स्टडी किए हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को। नाउ वी आर एबल टू कंपेयर। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं प्लांट सेल्स में प्रेजेंट हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन अगर करें हम, डायग्रामेटिकली आप देख रहे हैं तो क्रिटिकली ऑब्जर्व करें तो आपको दिख रहा होगा कि इन प्लांट सेल्स देयर इज एडिशनल कवरिंग कॉल्ड एज सेल वॉल. Cell wall is present in case of plant cell, whereas it is absent in case of animal cell. Second major difference is in plant cells you observe the plastid, the chloroplast is present, whereas there is no chloroplast present in animal cell. That is, animal cell lack chloroplast. Then other major difference is in plant cell you observe larger vacuoles, larger central vacuoles is present.
whereas it is absent in case of animal cell. Plenty of differences and plenty of similarities are there, dear student. It is up to you. मैंने कहा कि आप नॉलेज वही होती है जो आप उसको कोरिलेट करें. नाउ यू कैन कोरिलेट एंड फाइंड आउट द डिफरेंसेस एंड द सिमिलरिटीज. सिमिलरिटीज क्या है? जैसे मैंने कहा कि ऑल द मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेलीज जो हैं विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, वो दोनों में प्रेजेंट हैं, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी. तो डिफरेंस पॉइंट्स भी हमने जो है पॉइंट आउट किए. तो ऐसे आप एक टेबुलेटेड फॉर्म में जो है एक कंपैरिजन कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको यहाँ शो किया है कि सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है. whereas cell wall is present in case of only plant cell, whereas it is absent in case of animal cell. फिर न्यूक्लियस की बात करें तो दोनों में प्रेजेंट है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, दैट इज द इन्वल्प अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो दोनों में प्रेजेंट है. साइटोप्लाज्म की बात करें, दैट इज लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म अलोंग विद द सेल ऑर्गेनेलीज, तो वो भी दोनों के केस में प्रेजेंट है. प्लास्टिड्स, the various plastids which are present in plant cell only, whereas it is totally absent in case of animal cells. तो then the vacuole जैसे मैंने कहा कि it is larger in size in case of plant cell and smaller in case of animal cells. तो इस तरह से जो है आपने जो है कंपैरिजन करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और फिर एक जो है कंपैरेटिव अकाउंट से पढ़ना है. जैसे मैंने आपको आज का ये मॉड्यूल था रिगार्डिंग द ऑर्गेनेलीज, तो ऑर्गेनेलीज को आपने रिकॉग्नाइज करना है, उनकी स्पेशलिटी को पॉइंट आउट करना है. जैसे मैंने कहा कि लाइसोसोम्स इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स, तो सुसाइडल बैग्स लाइसोसोम्स को कहा जाता है. माइटोकॉन्ड्रियन इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, राइबोसोम्स इज कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स. तो ये टिपिकल जो हैं डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑर्गेनेलीज के आपको टिप्स ऑफ द टंग होने चाहिए. वेराज मैंने जो है डिस्कवरीज भी आपको पॉइंट आउट की कि कौन सी ऑर्गेनेलीज जो है कौन से साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर किया. कभी कभार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके जो है पॉइंट आउट किए हैं यहाँ. तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. हमने 3 सेशंस में इसको टेकअप किया था और होप आपको ये चैप्टर जो है अंडरस्टैंड हुआ होगा. बिल्कुल ही सिंपल है, बस सिंपल वे में आप जो है अगर चीज़ों को टेकअप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. एज फॉर एज असाइनमेंट ऑफ योर कंसर्न, आपने करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रा आउट वेरियस ऑर्गेनेलीज. आप इनकी डायग्राम्स जो हैं, जैसे मैंने इंडिविजुअली जो है आपको एक ब्रॉडर व्यू में हर ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया, आपने जो है इसकी ड्राइंग करनी है, क्योंकि ड्राइंग्स इज द ओनली सोर्स. डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से ही हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक. हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप में भी इन ऑर्गेनेलीज को नहीं देख पा रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो है अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड रहती है, बट उनकी जो है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास अवेलेबल रहती है. तो आप उनको ड्रा करें और सिंपल करैक्टर से जो है कॉम्प्लेक्स करैक्टर की तरफ जाएं. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में आप इनको देखें. जैसे मैंने कहा कि किस ऑर्गेनेलीज की जो है क्या स्पेशलिटी है. देन व्हाई माइटोकॉन्ड्रियन इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियन को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है. जस्ट हमने एक्सप्लेन किया कि क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन. ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन जो है सेलुलर रिस्पायरेशन परफॉर्म्ड होती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियन, दैट लीड्स टू द रिलीज ऑफ द ATP, adenosine triphosphate, which is called as the energy currency of the cells. तो एनर्जी करेंसी जो है जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी जनरेट करता है, तभी इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल. देन व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स. लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है? मैंने जैसे कहा कि लाइसोसोम्स आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स.
if they burst inside the cell, leads to the death of the cell. That is why called as suicidal bags. वो बेनिफिशियल है सेल के लिए तब तक जब तक कोई फॉरेन बॉडीज आती है या कोई ऑर्गेनली टीयर ऑफ हो जाती है तो उसकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर देते हैं, लेकिन कभी कभार जो है सेल अगर जो है नॉन फंक्शन हो जाए तो लाइसोसोम्स जो हैं ब्रस्ट हो जाते हैं इनसाइड द सेल, और जिससे क्या होता है डेथ ऑफ द सेल. दैट इज वाई इनको ये नाम दिया गया है सुसाइडल बैग्स. तो ये आपकी असाइनमेंट रहेगी. इसके अलावा भी आपने जो है और भी क्वेरीज जो है सॉल्व करनी है, कंपेयर करने हैं स्ट्रक्चर्स को, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के जो है स्पेसिफिक फीचर्स को जो है रिटेन रखना है, उसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को जो है अपने प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको जो है इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी. इट्स अ बेसिक चैप्टर. इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन रहेंगे, हम सेल से अब टिश्यू की तरफ चलेंगे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है इन 3 सेशंस में. फिर भी नोबॉडी इज परफेक्ट, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. सो आई विल ट्राई माय वेरी बेस्ट इन माय नेक्स्ट वीडियोस. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी यही बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ कि इस जो है कोविड-19 जो है टफ सिचुएशन चल रही है, फिर भी जो है आप जो है इस माध्यम से हमारे साथ जुड़ें और जितना हो सके इसका बेनिफिट उठाएं, जो है इसको प्रोपोगेट करें आगे, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो फार फ्लंग्स एरिया में हैं इसका जो है एडवांटेज उठा सकें. तो थैंक यू वेरी मच. तो इसी के साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपका. थैंक्स अ लॉट.